नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे जेवी एंड सीआईबी मेड सिंपल के चैनल में। दोस्तों, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट में आज हम लोग अक्टूबर 2023 का जो परीक्षा हुआ था उसमें किस प्रकार के सवाल पूछे गए थे, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। जो भी क्वेश्चन मैं शेयर कर रहा हूँ आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ ताकि आप देख पाए कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा रहा है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको आप अच्छे से पढ़ पाएँ। यही हमारा मेन एम है इस पर्टिकुलर वीडियो को बनाने का। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की वीडियो को पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये अक्टूबर 2023 का रिकॉल क्वेश्चन है हमारे आरबीडब्ल्यूएम का। सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। पहला सवाल में आपसे पूछा गया है कि विच इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द को लैंडिंग मॉडल। सीएलएम के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि हमारा जो सीएलएम है यानी को लैंडिंग मॉडल है बैंक और एनबीएफसी के बीच में, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सीएलएम को अच्छे से देखिए जाइए, को लैंडिंग मॉडल बोलते हैं। मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ दोस्तों। तो देखिए, को लैंडिंग मॉडल एक कोलैबोरेटिव लैंडिंग इनिशिएटिव है। किसके बीच में? यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है बैंक और एनबीएफसी के बीच में। तो इसको इस्टेब्लिश किया गया किसके द्वारा? इसको इस्टेब्लिश किया गया आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। इसका एम ये है कि हमारा जो क्रेडिट का फ्लो है, इसका एम क्या है कि जो क्रेडिट फ्लो है कहां से कहां तक, तो क्रेडिट फ्लो टू द अनडिजर्व्ड एंड अनसर्व्ड सेक्टर। अब देखिए कुछ सेक्टर हमारे यहाँ कैसे हैं, अनडिजर्व्ड सेक्टर हैं। तो अनडिजर्व्ड सेक्टर को जो क्रेडिट फ्लो होता है, ठीक है, उसको इम्प्रूव करना। सीएलएम के बारे में मैंने आपको बताया कि जो हमारा क्रेडिट का फ्लो होता है अनडिजर्व्ड और अनसर्व्ड सेक्टर को, उसको बढ़ाने का काम ये करती है। तो इसमें क्या करते हैं कि जो हमारा एनबीएफसीज हैं, जो बैंक है, उन दोनों के स्ट्रेंथ को ये लिवरेज करते हैं, ठीक है। ये बातें समझ में आई आपको। अब देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट फॉर बैंक्स एंड एनबीएफसी थ्रू कोलैबोरेटिव लैंडिंग। देखिए कोलैबोरेशन के कारण एफिशिएंसीज तो आते हैं, लेकिन जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का नहीं है, तो ये तो गलत है। दूसरा कह रहा है कि टू प्रोवाइड अफोर्डेबल क्रेडिट टू अनसर्व्ड एंड अनडिजर्व्ड सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। क्या लगता है? तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है कि देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो आरबीआई का जो गोल है सीएलएम का, उससे डायरेक्टली अलाइन कर रहा है कि बैंक क्या करती है ना, कि जो हमारा लोअर कॉस्ट फंड है, ठीक है, जो हमारा लोअर कॉस्ट फंड है उसको क्या करती है, बैंक जो है लाती है, बैंक ब्रिंग लोअर कॉस्ट फंड। और एनबीएफसी क्या करती है, तो बैंक लाती है। जो लोअर कॉस्ट फंड है वो बैंक लाती है और एनबीएफसी क्या करती है, व्हाट डज एनबीएफसी डू, लेट मी क्लियर इट, ठीक है। तो एनबीएफसी क्या करती है, एनबीएफसी अपने एक्सपीरियंस को कंट्रीब्यूट करती है नाई के सेगमेंट में, ठीक है, और कस्टमर आउटरीच को। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, इससे क्या होता है कि क्रेडिट ज़्यादा एक्सेसिबल हो जाता है और अफोर्डेबल होता है बोरोवर को, जो कि ट्रेडिशनल बैंक लोन के लिए क्वालिफाई नहीं करते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। ऑप्शन सी को भी जरा देख लेते हैं। कर रहा है टू इंक्रीज कॉम्पिटिशन बिटवीन बैंक्स एंड एनबीएफसी इन द लैंडिंग सेक्टर। तो देखिए सीएलएम में जो है कुछ इनडायरेक्ट कॉम्पिटिशन तो क्रिएट करेगा, लेकिन ये प्राइमरली एक कोऑपरेटिव मॉडल नहीं है जहाँ पे बैंक और एनबीएफसी रिस्क और रिवार्ड को शेयर करें, ठीक है। तो इनडायरेक्ट कॉम्पिटिशन तो क्रिएट होता ही है सीएलएम से, लेकिन प्राइमरली ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो सी नहीं होगा। डी कर रहा है कि टू एक्सक्लूसिवली फोकस ऑन अर्बन मार्केट एंड लार्ज बिजनेस। तो देखिए सीएलएम स्पेसिफिकली अनडिजर्व्ड सेक्टर को टारगेट करता है, जो कि रूरल या सेमी रूरल एरिया में है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं। सीएलएम का एम यही होता है कि जो हमारा क्रेडिट गैप है उसको ब्रिज करना, फाइनेंशियल प्रोडक्ट को इंक्लूसिव बनाना, एक्सेसिबल बनाना हमारे इंडियन पॉपुलेशन के वाइड सेगमेंट को। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए इस प्रकार का एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है एंड दिस इज एसेंस ऑफ आवर कुछ हमारा जो एमसीक्यू सेशन होता है ना, इसी प्रकार का होता है कि आपको एक एक ऑप्शन को समझाया जाएगा, क्यों कोई ऑप्शन गलत है यही बताया जाएगा और क्यों कोई सही है यही बताया जाएगा, ताकि आपका एक जो एलिमिनेशन टेक्निक है, ऑप्शन को एलिमिनेट करके सही ऑप्शन पता लगाना, इसकी ये डेवलप हो। खाली हम आंसर नहीं बता देते कि हाँ ये क्वेश्चन है इसका ये आंसर है, बिल्कुल नहीं। मैं आपको कंसेप्ट भी समझाता हूँ कि को लैंडिंग मॉडल क्या है, फिर को लैंडिंग मॉडल से कौन सा सबसे एप्रोप्रिएट ऑप्शन है वही बता दो। चलिए अगला सवाल देखते हैं। Which of the following statement is not correct regarding the Reserve Bank of India customer protection measure? तो आइए जरा देखते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो कस्टमर प्रोटेक्शन मेजर है। पहला ऑप्शन कर रहा है द कंज्यूमर एजुकेशन कंज्यूमर प्रोटेक्शन मेजर, द कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, इसको हम लोग सीईपीडी बोलते हैं। तो सीईपीडी सर्व बाय द सिंगल नोडल पॉइंट फॉर हैंडलिंग एक्सटर्नल कंप्लेन ऑन डेफिशिएंसीज इन सर्विस प्रोवाइडेड बाय आरबीआई एंड रिलेटेड एंटिटी। क्या लगता है? बिल्कुल सही बात है। सीईपीडी एक सेंट्रल पॉइंट है जहाँ पे कंप्लेन हैंडल किया जाता है पब्लिक से कि ये हमारे जो सर्विस प्रोवाइड किए जा रहे हैं आरबीआई और रिलेटेड एंटिटी के द्वारा, उसमें क्या क्या लैक है, उसमें क्या क्या डेफिशिएंसीज हैं,
फिर बी कर रहा है कि द बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया BCSBI हैज़ बीन सिग्निफिकेंटली स्ट्रेंथन्ड एंड इज़ फुल्ली ऑपरेशनल। तो ये भी सही है। जो हमारा BCSBI है ये फुल्ली फंक्शनल है, ये क्रूशियल रोल प्ले करता है कस्टमर प्रोटेक्शन में। फिर सी कर रहा है कि CEPD एडमिनिस्टर्स द बैंकिंग ऑम्बड्समैन स्कीम। तो देखिए CEPD जो है बैंकिंग ऑम्बड्समैन स्कीम को एडमिनिस्टर करता है, ये भी सही है। ये ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है बैंक कस्टमर के लिए। और लास्ट कर रहा है कि BCSBI इन कोलैबोरेशन विद इंडियन बैंक एसोसिएशन। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। ऑप्शन डी में क्या कर रहा है कि BCSBI जो है इंडियन बैंक एसोसिएशन के कोलैबोरेशन में इन्होंने कोड को इस्टेब्लिश किया ताकि मिनिमम स्टैंडर्ड को सेट करे बैंकिंग प्रैक्टिसेस का मेंबर बैंक के लिए। क्या लगता है दोस्तों, ये भी सही है। BCSBI जो है सॉरी लेट मी राइट डाउन इट करेक्टली, BCSBI, ठीक है, ये किसके साथ मिलकर, IBA के साथ मिलकर इसने कोड को इस्टेब्लिश किया है जो कि मिनिमम सर्विस स्टैंडर्ड को सेट करता है मेंबर बैंक के लिए जब वो MSC सेक्टर को डील करता है। तो इसमें सभी के सभी ऑप्शन सही हैं, ठीक है, नॉट करेक्ट का कोई बात ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन टूक ओवर December 14, 2009। तो December 14, 2009 में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन को टूक ओवर किया गया। तो देखिए इसमें इसका सही जवाब मैं आपको समझाता हूँ। पहला ऑप्शन कर रहा है IDBRT यानी इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, तो ये गलत है। IDBRT देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ ए DSA इंगेज इन रिटेल लोन एंड क्रेडिट कार्ड। तो देखिए सवाल बहुत बढ़िया है कि जो DSA क्रेडिट कार्ड और रिटेल लोन में इंगेज होता है उसका क्या रोल है। पहला ऑप्शन कर रहा है कि टू सेल इंश्योरेंस प्रोडक्ट। तो देखिए DSA रिकमेंड करेंगे या एक्सप्लेन करेंगे लोन या क्रेडिट कार्ड प्रोटेक्शन प्रोडक्ट को, लेकिन प्राइमरी रोल ये नहीं है कि हम इंश्योरेंस प्रोडक्ट को बेचें। दूसरा कर रहा है कि टू फाइंड एंड जनरेट लीड्स फॉर रिटेल लोन एंड क्रेडिट कार्ड। देखिए ये सही है, यही हमारा DSA का कोर फंक्शन है। ये आइडेंटिफाई करते हैं कि पोटेंशियल कस्टमर जो कि इंटरेस्टेड होंगे रिटेल लोन में या क्रेडिट कार्ड में, और लीड जनरेट करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए जो कि वो रिप्रेजेंट करता है। तो ये बिल्कुल सही है। टू कलेक्ट पेमेंट फ्रॉम रिटेल लोन एंड क्रेडिट कार्ड कस्टमर। तो DSA टिपिकली जो है कस्टमर पेमेंट कलेक्शन को हैंडल नहीं करते, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है बैंक या NBFC के इंटरनल डिपार्टमेंट का। और लास्ट करा है कि टू प्रोवाइड कस्टमर सर्विस टू रिटेल लोन एंड क्रेडिट कार्ड कस्टमर। ये भी गलत है। DSA बेसिक क्वेश्चन तो आंसर करेंगे लोन के रिगार्डिंग, क्रेडिट कार्ड प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, लेकिन इन डेप्थ सर्विस प्रोवाइड करना ये लैंडर्स के डेडिकेटेड टीम के होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक DSA एक तरह का ब्रिज की तरह काम करता है किसी के बीच में। तो जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, और जो हमारे कस्टमर्स हैं, इनके बीच में एक ब्रिज का काम करता है DSA। तो वो पीपल लोगों तक पहुंचता है जिनको लोन चाहिए या क्रेडिट कार्ड चाहिए, प्रोडक्ट्स के फीचर को समझाता है, बेनिफिट को समझाता है और अल्टीमेटली उसको लेंडर से कनेक्ट कर देता है। सो दिस इज़ हाउ DSA वर्क। तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा होम लोन का स्पेशल फीचर नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नॉट लिखा गया है। अब यहाँ साफ साफ देख सकते हैं, क्लियरली रिटन एयर। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ क्या लिखा गया है, नॉट, ठीक है। तो हम लोग इनमें से कौन सा फीचर नहीं है उस पर ध्यान देंगे। पहला कर रहा है कि टैक्स बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट रिपेड। क्या मतलब हुआ, ये कॉमन बेनिफिट होता है होम लोन का, जिसके थ्रू आप अपने इंटरेस्ट जो आपने पे किया है उसको डिडक्ट कर सकते हैं और प्रिंसिपल जो आपने रिपे किया अपने टैक्सेबल इनकम से डिडक्ट कर सकते हैं। दूसरा कर रहा है इंक्लूजन ऑफ इनकम ऑफ क्लोज रिलेटिव फॉर इनहांस लोन। कभी कभी क्या होता है, लैंडर जो है क्लोज रिलेटिव के इनकम को कंसीडर करते हैं, जैसे स्पाउस हो गए, पेरेंट हो गए, जो आपके एलिजिबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं लार्जर होम लोन के लिए। तीसरा कर रहा है कि फैसिलिटी फॉर स्टेप अप एंड स्टेप डाउन डेप्ट। ये फीचर आपको अलाउ करता है कि आप अपने मंथली इंस्टॉलमेंट को एडजस्ट करेंगे ऊपर या नीचे, कुछ लिमिट रहेगा डिपेंडिंग ऑन योर फाइनेंशियल सिचुएशन। और लास्ट ऑप्शन कर रहा है कि ऑप्शन टू प्रीपे द लोन विदाउट एनी चार्जेस। तो कुछ होम लोन परमिट करता है कि आप इंटायर आउटस्टैंडिंग अमाउंट प्रीपे कर दें या उसका पार्ट पे कर दें बिना किसी पेनल्टी का, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ जो कर रहा है ना कि जो लाइफ इंश्योरेंस ऑफ द बोरोवर, ये स्पेशल फीचर नहीं है जो कि होम लोन में बिल्ट अप होता है। बाकी जो आप टैक्स बेनिफिट देख रहे हैं, फिर इंक्लूजन ऑफ इनकम ऑफ क्लोज रिलेटिव फॉर इनहांस लोन, स्टेप अप कर सकते हैं, स्टेप डाउन कर सकते हैं, प्रीपे कर सकते हैं, लेकिन ये जो लाइफ इंश्योरेंस है ये नहीं है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस जो है स्पेशल फीचर नहीं है होम लोन के लिए। ये ऑफर किया जाता है लैंडर के द्वारा ऑप्शनल एड ऑन प्रोजेक्ट के रूप में। इंश्योरेंस सिक्योर करता है आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट को यदि बोरोवर का डेथ हो जाए, ठीक है, ताकि उसके फैमिली जो है डेब्ट से बर्डन ना हो। तो ये बेनिफिशियल तो है लेकिन इनहेरेंट फीचर नहीं है सभी होम लोन का। सही जवाब क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ई। अगला सवाल देखते हैं कि हमारा जो होम लोन जो कंस्ट्रक्शन का होता है उसमें मॉरेटोरियम पीरियड क्या होता है। देखिए सबसे पहले मैं समझाता हूँ, होम लोन जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है उस केस में लैंडर जो है एक मॉरेटोरियम पीरियड देते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में 18 महीने का, ठीक है।
और ये पीरियड अलाउ करता है कि आप अपने रेगुलर ईएमआई पेमेंट को रोक सकते हैं, ठीक है, जब तक कंस्ट्रक्शन चल रहा है। आप पेमेंट तभी करेंगे जब पूरा ईएमआई का पेमेंट तभी करेंगे जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया और आपको प्रॉपर्टी का पोजीशन मिल गया हो। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है 6 मंथ गलत है, ठीक है। 6 मंथ बहुत छोटा सा मॉरिटोरियम पीरियड है। 12 महीना दोस्तों जो हमारे लैंडर्स है वो 12 महीने के भी मॉरिटोरियम ऑफर करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रिवेलेंट है वो 18 महीना वाला है, और 24 महीना या 30 महीना भी पीरियड है जो कि 18 महीने से लॉन्गर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करना कि जो स्पेसिफिक मॉरिटोरियम पीरियड है वो डिपेंड करेगा कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन जो है आपके इंडिविजुअल टेंडर में सेटअप किया गया है। समझ में आया? तो करेक्ट आंसर इज 18 मंथ। व्हाट इज द मैक्सिमम रिपेमेंट टेन्योर फॉर अ होम लोन? किसी होम लोन के लिए जो मैक्सिमम रिपेमेंट टेन्योर होता है वो क्या होता है? तो दोस्तों भारत में जो मैक्सिमम रिपेमेंट टेन्योर है होम लोन के लिए वो होता है 30 साल से लेकर 40 साल तक, डिपेंडिंग ऑन द लैंडर एंड बोरोवर प्रोफाइल। तो 30 ईयर्स मैक्स होता है। ट्रेडिशनली मैक्सिमम टेन्योर जो होता है वो 30 साल का होता है। फिर 35, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, और 30 ईयर्स ही हमारा आंसर होगा, ठीक है। 35 कुछ लैंडर को दिया जाता है। तो एप्लीकेंट का एज जो है ना, यंगर एप्लीकेंट जो है जो कि 30 ईयर्स से बिलो हैं वो एलिजिबल होते हैं लॉन्गर टेन्योर के लिए। यदि लार्जर लोन अमाउंट है तो लैंडर कॉशियस रहेगा और एक शॉर्टर टेन्योर ऑफर करेगा रिस्क को मिटिगेट करने के लिए। तो ये याद रखिए कि जितना लंबा टेन्योर होगा और लो ईएमआई होगा, जिसके कारण से ओवरऑल इंटरेस्ट पेमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। ये बातें ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर सी का सही जवाब है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम लोन टू वैल्यू रेशियो फॉर अ होम लोन एबव 75 लाख? तो आप देखिए होम लोन जो है 75 लाख से ऊपर का है, तो मैक्सिमम एलटीवी क्या होता है? व्हाट इज़ द